नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, यानी भारत का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, आज हम लोग वो जानते हैं। इसको विस्तार से पढ़ेंगे, देखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो एक दो बार वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको निश्चित रूप से आने वाला है। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं भारत में अपवाह तंत्र। देखते हैं अपवाह तंत्र क्या है। कह रहा है कि भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्वरूप के द्वारा होता है। कह रहे हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है, इसका जो नियंत्रण होता है वो मुख्यतः भौगोलिक स्वरूप के द्वारा होता है। फिर कह रहा है कि भारतीय नदियों का विभाजन, यानी भारतीय नदियों का विभाजन कैसे किया गया है, कितने भागों में किया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर भारतीय नदियों का जो विभाजन हुआ है, उसके उद्गम और प्रकृति के आधार पर उसका विभाजन किया गया है। पहला विभाजन हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र, यानी दो भागों में इसका विभाजन किया गया है। नदियों को उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर विभाजन किया गया है। पहला है हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला हिमालयी अपवाह तंत्र। ये क्या है? कह रहा है कि उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अत्यधिक महत्व है। जो उत्तर भारत का जो अपवाह तंत्र है, इसमें जो महत्व है वो हिमालय का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियों का उद्गम हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र से हुआ है। कहने का मतलब ये कि उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, इनका जो उद्गम है वो आपका हिमालय से हुआ है। यानी उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, उनका उद्गम हिमालय या उसके आसपास के क्षेत्र से हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है, देखेंगे इस क्षेत्र की नदियां 12 मासी हैं। यानी कहने का मतलब कि 12 मासी यानी 12 महीने, साल में 12 महीने ही बहती रहती हैं, क्योंकि इनको जो जल प्राप्त होता है वो हिम ग्लेशियरों से प्राप्त होता है। तो उत्तर भारत की नदियां 12 मासी हैं, यानी 12 महीने ही बहती रहती हैं। फिर कह रहा है कि क्योंकि ये वर्षण एवं बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती हैं। जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, ये वर्षण से यानी बारिश से, और बर्फ पिघलने यानी बर्फ के पिघलने से, जो बड़े बड़े हिम ग्लेशियर हैं हिमालय पर्वत में, उनके पिघलने से दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती हैं। कौन जल प्राप्त करती हैं? हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, यानी उत्तरी भारत की नदियाँ किससे जल प्राप्त करती हैं? वर्षण एवं बर्फ पिघलने से प्राप्त करती हैं। इनके बहने की अवधि क्या है उत्तर भारत नदियों की? तो ये 12 मासी नदियां हैं। जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इनको जो जल प्राप्त होता है वो हिम ग्लेशियरों से प्राप्त होता है उत्तर भारत की नदियों में। यानी इनकी प्रकृति है वो वर्षण और बर्फ पिघलने से इनका निर्माण होता है। ध्यान देंगे आगे पॉइंट में सभी लोग। कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। जब ये उद्गम स्थल से निकलती हैं तो इनका जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं। कह रहा है कि जब ये मैदानी भाग में आती हैं नदियाँ, तो ये इनका जो आकार होता है वो ऐसे हो जाता है, सर्पाकार आकार में बहती हैं। कौन नदियाँ? हिमालय क्षेत्र की नदियाँ। यानी हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं। ये जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो सर्पाकार मार्ग में बहती हैं। फिर कह रहा है कि ये नदियाँ अपना मार्ग बदलती हैं। कौन सी? हिमालयी नदियाँ जितना भी हैं ये अपना मार्ग बदलती हैं, या दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये सर्पाकार मार्ग पर चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं और 12 मासी चलती हैं। एक और पॉइंट, ये अपना जो जल प्राप्त करती हैं वो वर्षण और बर्फ पिघलने से, दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करते हैं। वर्षण मीन्स बारिश, बर्फ पिघलने यानी हिम ग्लेशियरों से ये जल प्राप्त करते हैं। कहाँ की नदियाँ? हिमालयी अपवाह तंत्र की या उत्तरी भारत
की नदियाँ ये इनसे जल प्राप्त करती हैं और अपना मार्ग भी बदलती हैं। एग्जाम्पल कोसी नदी, भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी तो वो है कोसी नदी। पेपर ऑफ व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी वो है कोसी नदी। आइए आगे देखते हैं इसी क्रम में और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिमालयी नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां व छिप्रिकाएँ जलप्रपात भी बनाती हैं। जो हिमालयी नदियां हैं वो पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां व छिप्रिकाएँ व जलप्रपात बनाती, यानी हिमालयी नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। कह रहा है कि कौन सी नदियां जलप्रपात बनाती हैं? हिमालयी नदियां छिप्रिकाएँ भी बनाती हैं, वी आकार की घाटियां भी बनाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब ये नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं तब निक्षेपणात्मक स्थलाकृत बनाती हैं। कौन सी नदियां? हिमालयी नदियां जब मैदान भाग में प्रवेश करते हैं तो वो निक्षेपणात्मक स्थलाकृत बनाती हैं, जैसे समतल घाटियां, बाढ़कृत मैदान एवं नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी जो स्थलाकृतियाँ जो बनाती हैं हिमालयी नदियाँ, कौन कौन सी? समतल घाटियाँ बनाएंगी। फिर बाढ़कृत मैदान, बाढ़ के द्वारा बनाए गए मैदान ये नदियाँ बनाती हैं, बाढ़ से मैदान का निर्माण हो जाता है। नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर बनता है? भारत में। नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हिमालयी नदियाँ समतल घाटियाँ भी बनाती हैं, बाढ़कृत मैदान भी बनाती हैं एवं नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला है, आगे कह रहा है कि हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ जो मुख्य नदियाँ हैं वो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं आगे ये क्या है। ये जो वर्टेक्स जीएस पॉइंट है आप सभी के लिए ध्यान देना, वर्टेक्स जीएस पॉइंट है, ये संपूर्ण जीएस का कोर्स मुहैया कराता है। ठीक है, आप सभी लोग यूपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल, जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल के संपूर्ण सामान्य अध्ययन यानी संपूर्ण जीएस की तैयारी करवाता है। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल सामान्य अध्ययन पढ़ाता है, सामान्य अध्ययन की जानकारी दी जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी सामान्य अध्ययन की जानकारी लेना चाहता है, संपूर्ण कोर्स करना चाहता है, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर के ईमानदारी के साथ वीडियो देखें, ईमानदारी के साथ नोट्स बनाएं। उसको कहीं भी किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उसका कोर्स कराया जा रहा है। तो आप लोग इसमें अच्छी से अच्छी जानकारी ले सकते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या अपवाह तंत्र, ये क्या है? कह रहा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से प्राचीन है। यानी जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है ये हिमालयी नदी तंत्र से भी प्राचीन है। यानी पहले जो निर्माण हुआ वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हुआ, फिर हिमालयी तंत्र आया, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये हिमालयी नदी तंत्र से भी प्राचीन है। ठीक है, ये प्राचीन है। कौन? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। फिर कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र विसर्प नहीं बनाती हैं। यानी ये जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये विसर्प मीन्स ये आकृति, विसर्प मीन्स ये आकृति नहीं बनाती हैं और ये बारहमासी नहीं है। ध्यान देना इस पॉइंट पर, विशेषकर आप लोगों से निवेदन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प नहीं बनाती। ठीक है, एक ये खासियत होती है। 2 पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पूछता है पेपर में कि कौन सी नदियाँ, कहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं, तो आपका आंसर आएगा प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है विसर्प नहीं बनाती हैं। फिर कहता है कि कौन सी नदियाँ बारहमासी नहीं होती हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी नहीं होती हैं।
ठीक है, ये सदा नीरा नहीं होती हैं। फिर कह रहा है कि ये नदियाँ समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी एक्सुरी का निर्माण करते हैं। जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ज्वारानंदमुख यानी एक्सुरी का निर्माण करते हैं ये, और ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कौन? नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। भ्रंश घाटी मतलब अगल बगल का भाग उठा हुआ हो, मध्य का भाग धंसा हुआ हो, उसे हम लोग भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली से ही नर्मदा और ताप्ती नदियों का मार्ग गुजरता है, तो भ्रंश घाटी से ही ये नदियाँ बहती हैं। भ्रंश घाटी मतलब अगल बगल का भाग उठा हुआ प्रतीत हो, मध्य का भाग धंसा हुआ हो, उसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे जो हमने पढ़ा भारत में अफवाह तंत्र। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार और रिवीजन के तौर पर देख लें, हमने जो आज पढ़ाई की है भारत में अफवाह तंत्र। ठीक है, भारतीय नदियों का जो विभाजन हुआ है उद्गम में प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजन हुआ है, जैसा कि हमने अभी बताया था। एक है हिमालयी या उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत का अफवाह तंत्र। ठीक है, और फिर हमने हिमालयी अफवाह तंत्र पढ़ा, फिर प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पढ़ा। हिमालयी अफवाह तंत्र में पढ़ा था कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनका जो उद्गम होता है वो हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र से होता है, जितने भी उत्तर भारत की नदियां हैं। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ध्यान देना आप सभी लोग, कि जो हिमालयी नदियां होती हैं वो 12मासी होती हैं, क्योंकि इनको जो जल प्राप्त होता है वो वर्षण और बर्फ़ पिघलने से, दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त होता है। यानी बारिश से भी जल प्राप्त होता है और बर्फ़ पिघलने, हिम ग्लेशियरों के पिघलने से भी इन